आपने देखा कि अंशों के हरण और समर्पण में काफी कुछ अंतर है। अब एक दशा ऐसी आती है जो ये हरण किए गए अंश होते हैं वो कंपनी के पास जो पड़े हैं, कंपनी उनको पुनर्निर्गमित कर देती है, फिर से बेच देती है, क्यों अब वो कंपनी की संपत्ति हो जाते हैं, हरण कर लिए गए हैं, तो कंपनी जरूरत पड़ने पर उनको फिर से बेच देती है, क्योंकि निर्गमन के बाद, हरण करने के बाद फिर से निर्गमित किए जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये अंशों का पुनर्निर्गमन कहलाती है। अब अगर हम बात करें अंशों के पुनर्निर्गमन की, तो कंपनी में जो इसके पार्षद सीमा नियम में, पार्षद अंतर नियम में जो आंतरिक प्रावधान दिए गए हैं, जो नियम कानून बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी अंशों का पुनर्निर्गमन करती है। और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि किस प्रकार के अंशों का पुनर्निर्गमन किया जा रहा है। सम मूल्य पर निर्गमित अंशों को हरण करके पुनर्निर्गमित किया जा रहा है, या प्रीमियम पर निर्गमित अंशों को हरण करके पुनर्निर्गमित किया जा रहा है, या बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण करके फिर उनको पुनर्निर्गमित किया जा रहा है। तो इन तीनों ही कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमको कंपनी को पुनर्निर्गमन का कार्य करना होता है। अगर मान लीजिए कि अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया गया था, तो बट्टे की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी कि पहले वाले अंशधारी ने दे दी, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है, तो उससे अधिक राशि नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक बात हमको ध्यान में रखना है कि पुनर्निर्गमन पर जो दिए जा रहे बट्टे की राशि है, उससे बट्टा खाता को हम डेबिट ना करके वहाँ पर हम फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। हालांकि वो बट्टे की राशि होती है, जैसे हमने जब हरण किया तो उस अंश की जो टोटल अमाउंट थी वो थी 1000, लेकिन जब हम उसको रीइश्यू कर रहे हैं, पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, तो पूर्ण चुकता मूल्य जो है उसका 900 है। तो ऐसी कंडीशन में जो डिफरेंस की अमाउंट है 100 रुपये, वो हालांकि डिस्काउंट की अमाउंट है, लेकिन उसको हम डिस्काउंट अकाउंट में अब न डालकर उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में, क्योंकि वो फॉरफिट कर लिए गए हैं, तो उस अमाउंट को हमको डेबिट साइड में ही लिखना है, लेकिन फॉरफीचर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, इसके बाद भी अगर अंश हरण खाते का कोई शेष बचता है, हमने हरण की प्रविष्टि की, वहाँ पर हमने फॉरफीचर देखा, और उसके बाद हमने रीइश्यू की प्रविष्टि की, वहाँ पे हमने फॉरफीचर लिखा। यहाँ पर अगर कोई डिफरेंस अभी भी बच जाता है तो उसको हमको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इन कंडीशंस में जबकि अंशों को हरण कर लेने के बाद उनका पुनर्निर्गमन किया जाता है, तो किस तरह की पंजी प्रविष्टियां की जाती है, आइए इस पर एक नजर डालें। तो आपने देखा कि किस प्रकार बट्टे पर निर्गमित अंशों को हरण कर लिया जाता है और फिर उसको रीइश्यू किया जाता है, तो किस प्रकार इसकी प्रविष्टियां की जाती है। आइए इस तरह के कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। तो आपने देखा कि बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन किस प्रकार किया जाता है। अब आइए देखते हैं उन अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन जो कि ऑलरेडी प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे, यानी कि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण कर लेना और उसके बाद उसको पुनर्निर्गमित करना। ऐसी कंडीशन में जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम प्राप्त हो चुका है, तो क्योंकि हमने तो पहले ही देखा कि प्रीमियम को तो रद्द किया नहीं जा सकता है, अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विपरीत प्रविष्टि नहीं होगी। लेकिन सेकंड कंडीशन, जबकि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमको अपोजिट एंट्री करके प्रीमियम को रद्द करना होगा। यानी कि जैसे कि हम प्रीमियम की जब एंट्री करते हैं ड्यूज के साथ, तो वहाँ हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन रद्द करने के लिए अपोजिट यानी कि हमको डेबिट करके प्रीमियम अकाउंट को रद्द कर देना होगा। तो किस प्रकार जब अंशों का हरण किया जाता है, यानी उन अंशों का हरण जो कि प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे और उनको पुनर्निर्गमित किया जाता है, तो किस तरह की जनरल प्रविष्टि की जाती है। और आइए इससे रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्न को देखें। आलोक लिमिटेड ने राम द्वारा धारित 10 रुपए वाले 300 अंश में जिन पर संपूर्ण राशि मांगी जा चुकी है, वो 3 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि तथा 4 रुपए प्रति अंश अंतिम याचना राशि के भुगतान न होने पर जब्त कर लिया। इन अंशों में से 250 अंश श्याम को 2000 रुपए के पूर्ण भुगतान पर पुनर्निर्गमित कर दिए गए। जब्ती तथा पुनर्निर्गमन की पंजी प्रविष्टियां दीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 300 शेयर ऐसे हैं जो 10 रुपए वाले हैं और इन पर अलॉटमेंट का 3 रुपए और फर्स्ट कॉल का 4 रुपए प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इन अंशों को फॉरफिट कर लिया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर हमको केवल फॉरफिचर यानी कि हरण और पुनर्निर्गमन रीइश्यू की ही एंट्री करनी है, तो सबसे पहले हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे
यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखना है कि जो 300 शेयर है इनमें कितनी अमाउंट अभी तक रिसीव हो गई है फॉरफीचर तक और कितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस 300 शेयर में, जो कि एक शेयर 10 रुपीज का था, 3 रुपीज अलॉटमेंट और 4 रुपीज फर्स्ट कॉल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि 3 + 4 यानी कि 7 रुपीज अभी तक नहीं मिले। तो 10 - 7 यानी कि 3 रुपीज अभी तक सिर्फ मिले हैं और ये जो 3 रुपीज है ये डेफिनेटली एप्लीकेशन पर ही होंगे। तो यहाँ हमको एंट्री करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितनी भी चीजें हमको नहीं मिली हैं उन सबको हम क्रेडिट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला तो हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हमको फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और फिर हम लिखते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी कि जो अमाउंट हमको मिल गई है अभी तक फॉरफिट किए गए शेयर्स पर वो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलॉटमेंट में हमको क्या नहीं मिला। 300 शेयर्स पे 3 रुपीज अलॉटमेंट ड्यू था जो कि नहीं मिला, यानी कि 900 रुपीज नहीं मिले जो कि क्रेडिट साइड में आएंगे। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज 300 शेयर्स पे 4 रुपीज फर्स्ट कॉल नहीं मिले, यानी कि 1200 रुपीज नहीं मिले जो कि यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएंगे। और उसके बाद हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट लिखते हैं जो हमको अभी तक फॉरफिट किए गए शेयर्स पर मिल चुकी है, यानी कि हमको यहाँ पर सिर्फ 3 रुपीज ही मिले हैं। तो 300 × 3 900 हम यहाँ पर लिखेंगे और टोटल जो शेयर कैपिटल की अमाउंट हो जाएगी वो तीनों का टोटल 3000 हो जाएगी, यानी कि 300 × 10 3000 से ये एंट्री होगी। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। अब क्योंकि इनको हमको री इशू करना है तो हमको ये देखना है इसमें कि ये जो हम री इशू कर रहे हैं वो जो है प्रीमियम पे है, एट पार है या फिर डिस्काउंट पर है। तो यहाँ पर क्योंकि 300 शेयर हमने फॉरफिट किए लेकिन री इशू जो है वो हमने केवल 250 शेयर ही री इशू किए हैं। तो यहाँ पर हमको एक वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 300 शेयर फॉरफिट किए गए हैं उनकी अमाउंट कितनी है। तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 300 शेयर इक्वल टू 900 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर 900 जो है वो 300 शेयर्स के लिए है तो 250 शेयर्स के लिए कितनी होगी फॉरफिचर की अमाउंट। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 250 शेयर। 900 × 250 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 750। तो 250 शेयर्स पर फॉरफिचर की जो अमाउंट होगी वो 750 हो जाएगी। और डिस्काउंट जो मिलेगा रीइशू पे वो अब हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रीइशू पे हमको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमको 500 मिल रहा है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्काउंट हमें 500 मिल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 250 शेयर हमने इशू किए हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। तो 250 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से 2500 के होने चाहिए थे, लेकिन प्रश्न में दिया है कि 2000 में ही उसको हमने रीइशू कर दिया, यानी 2500 माइनस 2000 यानी कि 500 के जो अमाउंट है वो हम ये मान लेंगे कि डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। अब इस कंडीशन में हमको वो अमाउंट निकालनी है जो हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 750 रुपीज जो है हमने कैलकुलेट किया था वो फॉरफिचर शेयर की अमाउंट थी, 250 शेयर के फॉरफिचर की अमाउंट थी। इसमें से हम ये जो डिस्काउंट है रीइशू का वो हम माइनस कर देंगे, तो कैपिटल रिजर्व की जो अमाउंट है 250 वो हमको प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। तो चलते हैं सेकंड एंट्री देखते हैं। यहाँ पर सेकंड एंट्री किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हम री इशू कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं इसलिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट होगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब इसमें हम अमाउंट किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने 250 शेयर्स को 2000 में री इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2000 से। दूसरा हम देखते हैं कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट जो हम डेबिट कर रहे हैं वो डिस्काउंट की अमाउंट होती है। तो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया कि 500 हमको डिस्काउंट यहाँ पर देना है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो टोटल होगा इसका 2500 से क्लोज होगा।
उसके बाद ये जो फॉरफिचर का डिफरेंस की जो अमाउंट है, जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जो कि हमने वर्किंग नोट में भी देखा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट जो था वो 250 शेयर के लिए 750 आया था, और डिस्काउंट इसमें 500 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 250 आ जाता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फॉरफिचर के टाइम कैपिटल रिजर्व जो आता है वो 250 रुपीज का आता है, और यहाँ हमारी एंट्रीज हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, being balance forfeited amount of 250 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और 250 रुपीज से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। एक बात का हमको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि नॉर्मली क्वेश्चन में हम फॉरफिटेड शेयर के जब डिफरेंस की अमाउंट हम निकालते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, तो हम फॉरफिटेड शेयर के डेबिट और क्रेडिट को डायरेक्ट माइनस करते हैं और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकल जाती है। लेकिन जबकि रीइश्यू प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पर किया गया है, तो वहां पर हमको अनुपात इसका निकाल लेना होगा, जैसे कि हमने इस प्रश्न में निकाला, और उस अनुपात को निकालने के बाद ही उसमें फिर हमको कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को माइनस करके कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों दशाओं में, जबकि सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण हुआ, जबकि बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण हुआ, और जबकि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण हुआ, तीनों का जब पुनर्निर्गमन हुआ तो किस प्रकार से प्रविष्टियों में अंतर आया। अब एक कंडीशन बनती है जिसे हम कहते हैं कि अंशों की क्रय वापसी। ये एक ऐसी दशा है जबकि कंपनी स्वयं अंशों का क्रय स्वयं करती है, उसके ही शेयर है और वो खुद क्रय कर लेती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो दशा है, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार कंपनी स्वयं अपने अंशों को क्रय कर सकती है, इस बात का प्रावधान है। और कहाँ से, किस तरह से, किन किन स्रोतों को क्रय कर सकती है, इस पर एक नज़र डालें तो यहाँ हम देखते हैं कि अनुपातिक आधार पर वर्तमान समतांशधारियों से क्रय कर सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि समतांश जो होते हैं हस्तांतरणीय होते हैं, तो उनसे आसानी से क्रय कर सकती है। दूसरा, खुले बाजार ओपन मार्केट से भी, जैसे जिस तरह से प्रविरण निर्गमित होते हैं जनता के लिए, तो वैसे ही कंपनी भी साथ में उन अंशों का क्रय कर सकती है। और तीसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि विषम देयताएं जो बनती है अंशधारियों की, उसके अंतर्गत भी कंपनी अपने ही अंश स्वयं खरीद सकती है। और चौथा, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वैट समतांश का अनुसरण करते हुए, स्वैट समतांशों के बारे में जैसे कि हमने जाना था कि ये वो अंश होते हैं जो कंपनी के अंशधारियों को एक विकल्प जिसमें दिया जाता है कि चाहे तो वो कंपनी के शेयर्स पहले के मूल्य पर खरीद सकते हैं, हालांकि अब उनका जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ चुका है, लेकिन चाहे तो उनको पुराने मूल्य पर ही शेयर्स बेचे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी दशाएं बनती हैं जब कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो खुद ही अपने शेयर्स खरीद सकते हैं। तो स्वैट अंशों के बारे में ऐसी कौन कौन सी दशाएं होती है, यानी कौन कौन सी ऐसी दशाएं होती है जब कंपनी अपने अंशों को स्वयं ही खरीद लेती है, आइए इस पर एक नज़र डालें। यहाँ पर सबसे पहली दशा जो होती है वो ये होती है कि इसके संबंध में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वो अधिकृत किए गए हों, यानी कि उस कंपनी को अधिकार हो कि वो स्वैट शेयर्स खरीद सके। दूसरा, कि सामान्य सभा में स्वीकृत किया जाए, प्रस्ताव पास किया जाए, प्रस्ताव पारित हो चुका हो और उसके बाद ही वो स्वैट अंश क्रय कर सकती है। तीसरा, किसी भी वित्तीय वर्ष में अंशों का जो क्रय होता है वो कंपनी की प्रदत्त पूंजी और मुक्त संख्या के 25% से अधिक होना चाहिए। एक और कंडीशन बनती है जिसमें देखा जाता है कि अंशों के क्रय के लिए समस्त अंश जो है वो पूर्णदत्त, यानी कि पूरी तरीके से भुगतान किए गए, यानी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और साथ में अंशों के क्रय के पश्चात जो ऋण समता अनुपात, जिसे हम डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलते हैं, वो 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ में एक शर्त यह है कि विशेष प्रस्ताव पास होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर, यानी कंपनी में जब प्रस्ताव पारित हो जाता है स्वैट अंशों को खरीदने के संबंध में, उससे 12 माह की अवधि के भीतर ही ये अंश खरीद लिए जाने चाहिए। अब अगला एक बिंदु जिसे हम कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। तो क्या है एस्क्रो अकाउंट, आइए इसके बारे में जानते हैं। वास्तव में एस्क्रो खाते में जमा करना एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसा खाता जिसमें रुपए
तब तक जमा करना होता है जब तक कि कोई निश्चित कार्य पूर्ण ना हो जाए। दूसरा इसके संबंध में देखा जाता है कि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार इन अंशों की जो क्रय वापसी होती है, इन पर जो रकम की जो क्रय वापसी होती है, वो इस योजना के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से कंपनी को एस्क्रो खाता खोलना जो होता है वो जरूरी होता है सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार। साथ में ये देखा जाता है कि यदि कंपनी क्रय वापसी के अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो एस्क्रो खाते में इसकी जो अमाउंट जमा की गई इसके द्वारा वो जब्त कर ली जाती है। तो एस्क्रो खाते के बारे में हमने एक संक्षिप्त जानकारी हासिल की। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, जिसे हम कहते हैं ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंतर्गत कंपनी जो होती है वो अपने पूर्णकालिक जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको ये ऑप्शन देती है कि वो कंपनी के शेयर्स जो हैं उनको बाजार मूल्य से कम दाम पर खरीद सकते हैं। इस एक निश्चित अवधि लेकिन निर्धारित की जा सकती है। उस निश्चित अवधि के अंदर उन कर्मचारियों को अधिकार दिया जाता है कि वो उसके शेयर्स को खरीद सकते हैं। ये एक अधिकार है, कहा जा सकता है कि एक अधिकार, विशेष अधिकार दिया गया है। किसी प्रकार का उत्तरदायित्व यानी खरीदना ही है ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं कि स्वीकृत तिथि, निश्चित अवधि, निश्चित अंश किस प्रकार क्या इनके मायने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वीकृत तिथि, यानी कि जिस दिन कर्मचारी ESOP की शर्तों पर सहमत होता है। दूसरी एक शब्दावली आती है निहित तिथि, यानी कि वो तिथि जब कर्मचारी ESOP की समस्त शर्तों का पालन करता है और वो अंश लेने के लिए तैयार होता है, अंश लेने का अधिकारी हो जाता है। तीसरी शब्द आती है निहित अवधि, यानी कि स्वीकृत तिथि से वह अवधि जिसके अंतर्गत वो ESOP की सभी शर्तों को पूरा कर देता है। उसके बाद आता है प्रयोग अवधि। हमने प्रयोग अवधि की बात की, तो प्रयोग यानी कि इसका अर्थ है कि कर्मचारी द्वारा ESOP के अंतर्गत अंश को लेने के लिए आवेदन करना जब वो अप्लाई करता है। एक और शब्द हम देखते हैं प्रयोग अवधि, यानी ESOP से संबंधित शर्तों को पूरा करने के बाद की अवधि, और जिस अवधि में इस योजना के अंतर्गत वो अंशों के लिए आवेदन करता है वो प्रयोग अवधि है। उसके बाद हम देखते हैं प्रयुक्त मूल्य। प्रयुक्त मूल्य के आधार पर दिया जाए तो प्रयुक्त मूल्य है वह मूल्य जो इस योजना के अंतर्गत अंशों को प्राप्त करने के लिए चुकाना होता है। अब क्योंकि एक विकल्प देती है कंपनी कर्मचारियों को कि बाजार मूल्य से कम मूल्य पर उनको वो अपना शेयर्स दे रही है, अगर आप चयन करते हैं विकल्प का तो ले सकते हैं, नहीं भी लेना है तो नहीं ले सकते। किसी प्रकार का ये दायित्व या बाध्यता वाली स्थिति यहाँ पर नहीं रहती है। तो दो कंडीशंस बन जाती है, कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो इस विकल्प को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोनों ही दशाओं में प्रविष्टियों में थोड़े से चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। बच्चों, इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक कंपनी निर्मित होती है, बनती है, किन किन अधिनियमों के तहत इसका निर्माण किया जाता है, कैसे ये अपना कार्य करती है। बहुत सारे नियम, कानून, सिद्धांतों के आधार पर अधिनियमों के अंतर्गत बहुत सारी धाराओं में बंधी हुई होती है। अंशों के निर्गमन से लेकर कंपनी के समापन तक की पूरी प्रक्रिया कंपनी अधिनियम के दायरे में आती है। बहुत से महत्वपूर्ण प्रलेखों के बारे में हमने जाना, अंश पत्रों के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार अंश पत्र कंपनी का एक दूसरा नाम है, बिना अंशों के कंपनी का संचालन संभव ही नहीं है। वैसे ही एक महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है पूंजी प्राप्ति का वो होता है ऋण पत्र। तो हम अपने आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे ऋण पत्र के बारे में।